हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग करेंगे सेकंड पार्ट, जो हमारा पहला चैप्टर है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का। ठीक है, तो इसके अंदर जो सेकंड पार्ट है ना, सेकंड पार्ट में ध्यान से देखना है कि एक वर्ड है सोवियत और पूरा वर्ड है सोवियत सिस्टम। तो ये वर्ड आया और निकला कहाँ से? ठीक है, हमारे टॉपिक का नाम है सेकंड पार्ट का व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। तो उससे उसके लिए हम लोग को पहले समझना है सोवियत क्या है। और सोवियत को समझने के लिए पहले हमें पढ़ना पड़ेगा यूएसएसआर। यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या है? यूनियन। यूनियन मीन्स यूनिटी। ठीक है ना? तो काफ़ी सारे कंट्रीज जब यूनाइट होके रह रहे हैं ना, जैसे इंडिया को हम क्या बोलते हैं? यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब हमारे 28 स्टेट जो हैं एक साथ में हैं। तो यूएसएसआर क्या था? यूनियन। किसका यूनियन था? ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। रिपब्लिक्स का मतलब क्या है कि उन लोग के जो हेड थे ना, मतलब जो 16-17 जो भी 15-16 जितने भी कंट्रीज थे, वो उनके जो हेड थे देवर इलेक्टेड फर्स्ट। ठीक है। सेकंड, सोशलिस्ट का मतलब क्या है? सोशलिस्ट का मतलब है कि उस देश के अंदर जितने भी रिसोर्सेज है ना, उसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, या मीन्स स्टेट का कंट्रोल होगा। तो स्टेट का जिस चीज पे कंट्रोल हो, जैसे कि उस देश के अंदर कोई फैक्ट्री है फॉर एग्जांपल, उसके ऊपर किसका कंट्रोल? स्टेट का। कोई स्कूल है, किसका कंट्रोल? स्कूल के ऊपर किसका कंट्रोल? स्टेट का। फैक्ट्री पे किसका कंट्रोल? स्टेट का। कंपनी पे किसका कंट्रोल? स्टेट का। रोड्स के ऊपर, रेलवे के ऊपर, बैंक के ऊपर, या साइंटिफिक जितनी भी चीजें हैं, या टेक्नोलॉजी पे किसका कंट्रोल? मतलब हर चीज के ऊपर किसका कंट्रोल है? जिसके ऊपर स्टेट, मतलब स्टेट का कंट्रोल होना उस देश के रिसोर्सेज के ऊपर, उस चीज को आप बोलेंगे सोशलिज्म। क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सोशलिज्म। क्या सोशलिज्म है पूरी दुनिया में? किसी देश में कंप्लीटली नहीं है। क्या थोड़ा थोड़ा सोशलिज्म है पूरी दुनिया में? किसी भी देश में, हर एक देश के अंदर सोशलिज्म है। और कंप्लीटली सोशलिज्म किसी भी देश में नहीं है। क्या कम्युनिज्म है? हर एक देश के अंदर कम्युनिज्म है। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं जिसके अंदर कम्युनिज्म नहीं है। क्या कंप्लीटली कम्युनिज्म है? कंप्लीटली पूरी तरह से नहीं है। कैपिटलिज्म किसी भी देश में है? थोड़ा थोड़ा सब में है। कंप्लीटली है? नहीं है। ठीक है ना? तो ये तीनों चीजें हैं। कम्युनिज्म के अंदर कम्युनिटी का कंट्रोल, सोशलिज्म के अंदर स्टेट का कंट्रोल, और कैपिटलिज्म के अंदर इंडिविजुअल एक इंसान का कंट्रोल। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। याद रखना है। ठीक है, मोस्टली बच्चों को 99% बच्चों को यूएसएसआर का फुल फॉर्म नहीं पता होता, याद रखना है। अब देखो कि हम लोग पढ़ेंगे कि हम पढ़ क्या रहे हैं, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर है। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रसिया मीन्स यूएसएसआर और यूएसए, उन दोनों में से एक को हराना पड़ेगा। तो ये हारा, हमें पता है। अब ये हारा, तो ये मतलब ये टूट गया। तो टूट गया मतलब इसका मतलब ये कभी ना कभी तो बना भी होगा। तो अभी हम क्या देख रहे हैं? अभी ये बना कब था ना, और ये बना क्यों था, किस हालात में बना था, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो फॉर्मेशन ऑफ यूएसएसआर। तो यूएसएसआर का मतलब क्या है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, याद रखना है। अच्छा, उसके बाद में ये बना कब? 1917 में बना। कैसे बना? क्योंकि उस टाइम रसिया के अंदर एक रिवॉल्यूशन हुआ, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और उन लोगों ने एक रिवॉल्यूशन किया। उस रिवॉल्यूशन का नाम था सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन। सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है? कि स्टेट का कंट्रोल होगा प्रॉपर्टी पर। अब ये किस चीज से इंस्पायर्ड था? सोशलिज्म से इंस्पायर्ड था। सोशलिज्म से इंस्पायर्ड मतलब स्टेट का कंट्रोल होगा, और स्टेट का कंट्रोल होगा तो देश के अंदर जितने भी लोग हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टेट का कंट्रोल है तो क्या फायदा होगा इससे? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई सड़क है, ठीक है, सड़क के ऊपर किसका कंट्रोल है? स्टेट का कंट्रोल है। तो क्या वो सबको मिलती है? बिल्कुल मिलती है। किसी का कोई अमीर गरीब, कोई कास्ट रिलीजन कुछ देखा ही नहीं जाता है। तो सोशलिज्म एक बेस्ट आइडिया था। ठीक है, उसी तरह से देश के अंदर जितने भी रिसोर्सेज होंगे, स्टेट का, जब मैं बोलूं कि स्टेट का कंट्रोल है, तो स्टेट के कंट्रोल होने का मतलब क्या है? कि देश के सभी लोगों को इक्वल दर्जा मिलेगा, इक्वल राइट्स मिलेंगे। तो सोशलिज्म बाय डिफॉल्ट, सोशलिज्म अगर आएगा तो अपने आप क्या पैदा हो जाएगा? इगैलिटेरियन आइडियल्स। इगैलिटेरियन क्या होता है? इक्वल, सभी को इक्वल राइट्स जिसको मिले, इगैलिटेरियन। समझ में आ गया होगा पहला पॉइंट।
तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है। तो 1917 में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो चाहते थे कि सोशलिज्म आए। सोशलिज्म क्यों आए? क्योंकि सभी को बराबर राइट मिले, बात खत्म। दूसरा, इस चीज ने, इसका मतलब कि ये सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन शुरू हुआ तो सोसाइटी, इसका मतलब एक चीज तो तुम लोग को पता चल गई होगी कि सोसाइटी इक्वल नहीं थी, तभी तो इक्वल लाना चाह रहे हैं ना। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? एबोलिश प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड प्रायोरिटाइज स्टेट एंड पार्टी इंस्टीट्यूशन। मतलब कि स्टेट को चलाने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी या कोई पार्टी बनानी पड़ेगी, तो स्टेट को प्रायोरिटी दी जाए और पार्टी इंस्टीट्यूशन को, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ? प्राइवेट प्रॉपर्टी किस में होती है? कैपिटलिस्ट में होती है। इसका मतलब एक चीज और अपने आप ही इस पॉइंट से निकल के आ गई कि ये जो रिवॉल्यूशन था, ये जो क्रांति थी, ये सोशलिज्म के लिए थी, इगैलिटेरियन के लिए थी, और किसके खिलाफ थी? कैपिटलिज्म के खिलाफ थी। इस लाइन में कैपिटलिज्म लिख नहीं रखा, लेकिन आप लोगों को ये चीजें खुद से इवॉल्व करनी है, ठीक है। जैसे जैसे वीडियो देखते जाओगे इवॉल्व होती जाएगी, ठीक है। तीसरी चीज, कम्युनिस्ट पार्टी डोमिनेटेड। तो यहाँ पे बात आ रही है पार्टी इंस्टीट्यूशन। तो कौन सी पार्टी आई? कम्युनिस्ट पार्टी डोमिनेटेड। नो अपोजिशन पार्टी, अपोजिशन पार्टी को अलाउ नहीं किया गया, सिंपल एक सिंगल पार्टी होगी, ठीक है। अब इकोनॉमी मतलब रिसोर्सिस किसका कंट्रोल? स्टेट कंट्रोल्ड एंड प्लान्ड। तो चार चीजें पढ़ी। 1917 में रिवॉल्यूशन शुरू, 1917 में रिवॉल्यूशन हुआ, नाम था सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन। सोशलिज्म इगैलिटेरियन, प्राइवेट प्रॉपर्टी, कैपिटलिज्म के खिलाफ था, और प्रायोरिटी किसको दी गई? स्टेट को दी गई, पार्टी इंस्टीट्यूशन को दी गई। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी? कम्युनिस्ट पार्टी थी। और कोई पार्टी को अलाउ नहीं किया गया। इकोनॉमी पे किसका कंट्रोल था? स्टेट का कंट्रोल था। इकोनॉमी की प्लानिंग कौन कर रहा था? स्टेट कर रहा था। दैट्स इट। अब आ जाओ नेक्स्ट। उसके बाद में आता है ये सेकंड पॉइंट, कौन सा? पोस्ट वर्ल्ड वॉर इरा। पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 इरा मतलब पोस्ट वर्ल्ड, ये कब शुरू हुआ? 1945 से 45, 1939 टू 45। तो इसका मतलब 1945 के बाद का टाइम हम लोगों को देखना है। तो अभी 1917 से 1945 हम लोग देख चुके हैं, अभी हम 1945 के बाद का देखेंगे। अब देखो, यूएसएसआर इन्फ्लुएंस्ड ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज। अब ध्यान से सोचो, याद नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को ना। याद क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि अब अगर आप इवेंट को समझोगे ना तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। 1945 में क्या टाइम था? 1945 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था। कौन जीतता था? अमेरिका जीतता था, रसिया, फ्रांस एंड ब्रिटेन। अब फ्रांस और ब्रिटेन के अंदर ही युद्ध हो रहा था, लेकिन जीत गए वो, लेकिन उनके देश की प्रॉपर्टी को तो नुकसान हुआ। जब उनके देश की प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज खत्म हो गए एकदम, तो इसका मतलब वो तो अच्छी हालत में नहीं थे। इसका मतलब ठीक ठाक हालत में कौन था? रसिया और अमेरिका। तो पूरी दुनिया के अंदर जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ ना, तो दो ही पावर उभर के आई, एक था यूएसएसआर और दूसरा था यूएसए। इस चीज को याद रखना है। अब यूएसएसआर एंड यूएसए जब दो पावर उभर के आई, तो ये पूरी अर्थ है मान लो, तो इस साइड के जितने भी देश है ना, इनके ऊपर, यहाँ पे ये तो रसिया है, तो ये जो साइडों के जो देश है, इसके ऊपर किसका इन्फ्लुएंस होगा? इसके ऊपर यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस होगा। तो ये यूरोप है, तो ये कौन सा यूरोप है? ये ईस्ट यूरोप है। तो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर किसका इन्फ्लुएंस था? सोशलिस्ट ब्लॉक का। सोशलिस्ट ब्लॉक मतलब यूएसएसआर। यूएसएसआर मतलब, अब जो ये यूएसएसआर बनाना, तो इसको बोला गया सेकंड वर्ल्ड बोला गया। सेकंड वर्ल्ड याद रखना है, सेकंड वर्ल्ड। तो फर्स्ट वर्ल्ड कौन रह गया? फर्स्ट मतलब पहली दुनिया कौन रह गई? अमेरिका और उसके जो लोग हैं, इनको क्या बोला गया? सेकंड वर्ल्ड। अब ध्यान से देखना, अब ये तो हो गया क्या? रसिया। या अब ये इसके साथ में मिल गए तो क्या हो गया? यूएसएसआर। अब इन्होंने ना उसी टाइम 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ना, अमेरिका ने एक नाटो बनाया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक अलायंस था। अब ना अलायंस हो गया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गया, ये सारे जो वर्ड्स हैं ना, इनका अलग अलग मतलब होता है, लेकिन वो बाद की बातें हैं। लेकिन अलायंस का मतलब क्या होता है? अलायंस का मतलब ये नहीं कि साथ में आ गए, इतना ही नहीं है। अलायंस का मतलब है कि जब आपके ऊपर कोई भी हमला करेगा, मतलब कि फॉर एग्जांपल रसिया, एग्जांपल लेते हैं रसिया का
और मान लीजिए यूक्रेन का अलायंस हो गया, उदाहरण के लिए इन दोनों का अलायंस हो गया, तो अगर यूक्रेन को कोई मारने आएगा ना, तो रसिया उसको हथियारों के साथ बचाने जाएगा, सिर्फ एडवाइस नहीं देगा, सिर्फ ये नहीं बोलेगा कि हम निंदा करते हैं। अलायंस के मतलब क्या है कि आपको हथियार लेके जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इन लोगों ने, अब अमेरिका ने एक अलायंस बनाया नाटो, तो उसके जवाब में इन्होंने भी एक अलायंस बनाया, जिस अलायंस का नाम था वॉर्सो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस अलायंस का क्या नाम था? वॉर्सो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। किसने बनाया ये बनाया यूएसएसआर ने। कहां पे हुआ ये साइन? ये हुआ पोलैंड के अंदर साइन। पोलैंड की कैपिटल का नाम है वॉर्सो, तो ये इसका शॉर्ट नेम क्या हो गया? वॉर्सो से डब्ल्यू, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये क्या बन गया? WTO। लेकिन इसको बोला क्या जाता है? वॉर्सो पैक्ट। वॉर्सो पैक्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि दुनिया के अंदर WTO तो एक और भी है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो नाम के अंदर, कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम भी WTO, तो ये भी WTO हो जाएगा। तो इसकी वजह से वर्ल्ड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को बोला गया वॉर्सो पैक्ट। अब देखो, अब वॉर्सो पैक्ट क्या है? कि अलायंस है। अब मैंने बताया ना, अलायंस के अंदर क्या होगा? आपको हथियारों के साथ में उसकी मदद करनी पड़ेगी, तो मिलिट्री अलायंस होल्डिंग द ब्लॉक टुगेदर, मतलब एक दूसरे, फॉर एग्जांपल अब जैसे नाटो भी एक अलायंस है। अब नाटो के मान लो कि टर्की नाटो का हिस्सा है, तो टर्की के ऊपर कोई देश हमला कर देगा ना, तो जितने भी मेंबर नाटो के अंदर हैं वो सारे के सारे उस देश पे हमला करेंगे जिसने टर्की पे हमला किया। फॉर एग्जाम्पल कोई भी नाटो के मेंबर पे हमला हो गया। इसी वजह से तो यूक्रेन नाटो में आना चाह रहा है ना, ताकि अभी अमेरिका और ये लोग उसको हथियार दे रहे हैं, डायरेक्टली रशिया के साथ लड़ाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं है, वो बनना चाहता है, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होगा कि जब इन्होंने वॉर्सो पैक्ट बना लिया ना, तो एक ये ग्लोबल पावर बन गया, और सेकंड ओनली टू द यूएस। अब दो ग्लोबल पावर हो गई। पहली ग्लोबल पावर कौन है? पहली ग्लोबल पावर है यूएसए, और दूसरी कौन बन गई? यूएसएसआर। अब यूएसएसआर बन गई तो ग्लोबल पावर बन गई। एक ग्लोबल पावर ये, एक ग्लोबल पावर ये। अब ग्लोबल पावर का मतलब क्या? ग्लोबल पावर का मतलब ये नहीं है कि दुनिया में स्ट्रांग बन गए और सीधा ऐसे करके आगे निकल के पढ़ लिया, ऐसे नहीं है। ग्लोबल पावर का मतलब है कि आपको डिस्क्राइब करना आना चाहिए, ठीक है। कोई पूछे ग्लोबल पावर क्या, तो ग्लोबल पावर का मतलब है कि एक तो आपकी जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, पॉलिटिकल सिस्टम वो स्टेबल होना चाहिए। मतलब आपके देश के अंदर ऐसे नहीं कि कोई भी आपस में लड़ रहे हैं और वो उसने मिलिट्री कू कर दिया, तख्ता पलट हो गया, ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो ग्लोबल पावर क्या होगा? हमेशा पॉलिटिकली स्टेबल होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा? वो इकोनॉमिकली स्टेबल होगा। जब वो इकोनॉमिकली स्टेबल होगा ना, तो इसका मतलब आपके पास पैसे आएंगे। जब आपके पास पैसे आएंगे तो आप क्या बनना चाहोगे? आप मिलिट्रीली स्ट्रांग होना चाहोगे। तो ये तीन एस्पेक्ट होते हैं ग्लोबल पावर के। और ये ऐसे नहीं कि चलो भाई 20 दिन, एक महीना, एक साल ग्लोबल पावर रह लिए, ऐसे नहीं होता। ग्लोबल पावर किसको बोला जाएगा? जब ये तीनों चीजें सस्टेनेबल हों, लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल हों। तो इसका मतलब हमने क्या सीखा कि सस्टेनेबल अगर हमारी डेवलपमेंट हो रही है ना, तभी हम पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड मिलिटरीली तीनों एस्पेक्ट के अंदर अगर हम अगले 100 साल तक सस्टेन कर सकते हैं इन तीनों चीजों की स्टेबिलिटी को, उस चीज को हम, उस देश को हम बोलेंगे ग्लोबल पावर, ठीक है। तो रसिया ग्लोबल पावर 1945 के अंदर बना, 1991 तक सस्टेन किया ना उसने, और आज भी दोबारा से उठने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो मेरे ख्याल से सेकंड स्लाइड आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। सेकंड जो स्लाइड है, ये तीनों पॉइंट हम लोगों को समझ आ गए, और बाकी लास्ट के अंदर भी हम दोबारा से कर लेंगे। अब देखो, अब है सोवियत इकोनॉमी। मैंने बताया ना ग्लोबल पावर किसको बोलेंगे? जो पैसे में भी स्ट्रांग हो। तो सोवियत इकोनॉमी कैसे थी? तो डेवलप्ड इकोनॉमी थी। कैसे थी डेवलप्ड इकोनॉमी? क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे। रिसोर्सेज किस मामले में थे? एनर्जी रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे। एनर्जी रिसोर्सेज थे, आयरन था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपने पीक पे था, तो आयरन की भी ज़रूरत थी, स्टील की भी ज़रूरत थी। तो तीन चीज़ हो गई ना, एनर्जी, आयरन, स्टील। इनसे क्या बनेगा? मशीनरी बनेगी, और उन मशीनरी को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ये कोई भी देश की इकोनॉमी डेवलप कब मानी जाएगी? जब उसके पास एनर्जी होगी, जब उसके पास आयरन एंड स्टील होगा, मशीनरी होगी, ट्रांसपोर्ट बेस्ट होगा।
तभी उसको क्या माना जाएगा, डेवलप्ड इकोनॉमी माना जाएगा। तो रसिया के अंदर पहला पॉइंट उनका ओके है, ठीक है। अब डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री कैसी उनकी, मतलब उनके देश के अंदर क्या सिर्फ ऐसा ही है क्या कि उनके जो देश वो जो देश है उस देश के अंदर सिर्फ वो एक्सपोर्ट ही करेंगे? अरे उनके देश के अंदर खुद भी तो लोग होने चाहिए ना खाने के लिए, उसको कंज्यूम करने के लिए। तो कंज्यूमर इंडस्ट्री भी उनकी सही थी, एग्जिस्टेड, बट लैग्ड बिहाइंड वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज इन क्वालिटी। अब उनके देश के अंदर ना चीजें तो सारी थी, लेकिन जो क्वालिटी की जब बात आए ना, तो क्वालिटी के मामले में वो वेस्टर्न कंट्रीज एंड स्पेशली यूएसए से मतलब पीछे थे, ठीक है। और ये सारी चीजें कौन देख रहा था, ये सारी चीजें भाई देख रहा था रसिया की पॉपुलेशन, रसिया की जनता। रसिया नहीं बोलेंगे यहाँ पे, बोलेंगे यूएसएसआर। यूएसएसआर का मतलब रसिया प्लस 15 और देश। तो जो ये पूरी दुनिया है और ये यूएसएसआर है, तो ये जो देश है यहाँ इस एरिया के अंदर, ये तो यूरोप के साइड में है ना, यहाँ पे यूरोपियन और भी देश है, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है यहाँ, यहाँ यूके, फ्रांस, जर्मनी। और यहाँ पे कौन है, अमेरिका है। तो अमेरिका तो यहाँ से यहाँ सामान भेज ही रहे ना इन देशों के पास, तो ये सामान अमेरिका का भेजा हुआ सामान। और ब्रिटेन के अंदर भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल ही रहा है। तो ये सब देख कौन रहा है, ये जो देश है ना, ये 15 देश है, ये देश देख रहे हैं। तो इनको क्या लग रहा है, इनको लग रहा है कि भाई हम तो यूएसएसआर के साथ में हैं, लेकिन हमारे पास चीज़ें तो सारी हैं बट क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी मिस हो रही है, क्वालिटी नहीं है, ठीक है। तो अब क्वालिटी क्यों नहीं है, तो वो कारण ढूंढने लग गए, वो आगे पढ़ेंगे डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज कर दिया, मतलब छूट दे दी बेसिक नेसेसिटीज के ऊपर। क्यों दे दी, क्योंकि तुम लोग को पता है सोशलिज्म है, और सोशलिज्म के अंदर क्या है कि स्टेट का कंट्रोल होगा, और स्टेट का कंट्रोल होगा तो स्टेट ही डिसाइड करेगा। तो स्टेट ने फिर सब्सिडी दे दी किसके ऊपर, हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन पे, चाइल्ड केयर पे, वेलफेयर स्कीम के ऊपर, ठीक है। स्टेट ओनरशिप डोमिनेटेड ओवर लैंड एंड एसेट्स। सोशलिज्म याद रखना, सोशलिज्म के अंदर स्टेट का कंट्रोल होगा, हर चीज के ऊपर स्टेट का कंट्रोल है, ठीक है। लेकिन वो कुछ चीजों पे सब्सिडी दे दी। तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि कोई भी देश को ग्लोबल पावर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना पड़ेगा, पॉलिटी स्टेबल होगी। तो क्या यूएसएसआर की पॉलिटी स्टेबल थी, एक ही पार्टी थी तो कोई बोलने वाला ही नहीं था, तो पॉलिटिकली तो स्टेबल ही थे। तो उनको किस चीज पे देखना था, उनको इस चीज पे देखना था कि इकोनॉमी को कैसे स्ट्रोंग बनाए। तो इकोनॉमी को स्ट्रोंग उन्होंने इस हिसाब से बनाया, ठीक है। अच्छा, अब उनको क्या देखना है, तो अब वो पॉलिटिकली स्टेबल हो गए, इकोनॉमिकली स्टेबल हो गए, लेकिन उनके चैलेंजेस क्या थे, चैलेंजेस क्या थे। एक तो ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन जो नेचर था ना, रेस्ट्रिक्टिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड डेमोक्रेसी। अब देखो चैलेंज आ रहा है, क्या आ रहा है कि सारी पावर किसके हाथ में होगी। वैसे सुनने में तो अच्छा लगता है कि भाई सारी पावर स्टेट के पास है, जिस इगैलिटेरियन सोसाइटी होगी, इक्वलिटी होगी, भेदभाव नहीं होगा। लेकिन क्या ये चीजें रियल में एग्जिस्ट कर पाती है, नहीं कर पाती है। क्यों, क्योंकि इंसान, ह्यूमन जो है ना, ह्यूमन बीइंग वो इंटेलिजेंट है। जो इंटेलिजेंट है ना, मीन्स उसके अंदर दिमाग उसका काम करता है कि ये अच्छा ये बुरा है, उसके अंदर सेल्फिशनेस, जब ये सारी चीजें आती है तो इंसान क्या है कि दूसरे को दबा के रखने की कोशिश करता है। और जब दबा के रखने की कोशिश करता है तो जो दूसरा इंसान है जो दब रहा है उससे, जो उसके प्रेशर में, जो सबमिसिव है उससे, वो क्या है, वो फिर रिटेलिएट करेगा ना। वो कुछ सालों तक तो सहेगा, लेकिन उस जैसे बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर फिर क्या करेंगे, वो चीज़ें को नहीं सहेंगे। इसी वजह से डिसइंटीग्रेशन हुआ, खैर वो बाद में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ। तो ब्यूरोक्रेटिक मीन्स जो ऑफिसर लोग थे ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे थे, जो अथॉरिटेरियन, जो मतलब अथॉरिटी जो देख रहे थे, वो लोग क्या कर रहे थे, वो रसिया के और यूएसएसआर के लोगों की फ्री, और स्पेशली यूएसएसआर वो 15 जो देश हैं उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड डेमोक्रेसी के ऊपर वो रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे। पहला पॉइंट समझ आ गया कि चैलेंज क्या थे। चैलेंज एक होता है चैलेंज वर्ड, एक होता है प्रॉब्लम, दोनों अलग अलग वर्ड है, ठीक है। प्रॉब्लम तो हो गया कि फॉर एग्जांपल आप जा रहे हो, आपकी गाड़ी ठुक गई कहीं पे, ये प्रॉब्लम है। लेकिन फॉर एग्जांपल आपके पास एक गाड़ी है, दूसरे एक बंदे के पास और गाड़ी है, इसके पास मान लीजिए स्कॉर्पियो है, आपके पास में मान लीजिए स्विफ्ट है, और आप दोनों रेस लगा रहे हो, तो आपको क्या लगेगा, चैलेंज है ये, मतलब मज़ा आएगा उसमें,
एडवेंचर है इसमें, ठीक है। हार या जीत का पता नहीं, लेकिन एडवेंचर है इस चीज में। तो ये चैलेंज है। चैलेंज और प्रॉब्लम दोनों वर्ड सेम नहीं है, ठीक है। तो हम चैलेंज देख रहे हैं कि चैलेंज के अंदर सुधार भी होगा अभी, या होगा या नहीं होगा वो अलग बात है, ठीक है। तो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी इग्नोरिंग एस्पिरेशन ऑफ द 15 रिपब्लिक, यही बात मैंने बताई आप लोगों को कि वो जो 15 देश थे उन देशों के लोगों की जो एस्पिरेशन थी वो एस्पिरेशन को दबाया जा रहा था। किसके द्वारा? रसिया के द्वारा। रसियाज डोमिनेंस ओवर अदर रिपब्लिक लेड टू द डिसकंटेंट एंड सप्रेशन, ठीक है, ये चीजें। और लास्ट में आप बस सुनते रहो ध्यान से, और चैप्टर आप पढ़ोगे तो बहुत इजी लगेगा, ठीक है ना। बस इस चीज को आप सुनते रहो, और ये नोट करो तो नोट कर लेना रोक करके वीडियो को। खैर, अब देखो दो चीजें हमने पढ़ ली, तीसरा क्या देखना है? मैंने क्या बताया कि आपको अगर सुपर पावर बनना है, आपको अगर ग्लोबल पावर बनना है, आप बन तो गए ग्लोबल पावर, बट आफ्टर बिकमिंग ग्लोबल पावर आपको सस्टेन भी तो करना है ना उस ग्लोबल पावर स्टेटस को। तो उसको सस्टेन करने के लिए आपको पॉलिटिकली स्टेबल होना है। पॉलिटिकली आप स्टेबल हो ही क्योंकि एक पार्टी है। इकोनॉमिकली आप स्टेबल हो ही क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज बहुत है, आपको बस मैनेजमेंट सही करना है। मैनेजमेंट वो कर ही रहे हैं लोगों की इच्छाओं को मार करके और लोगों को दबा करके। तो अब तीसरा क्या एस्पेक्ट बच गया? तीसरा बच गया मिलिट्री का एस्पेक्ट बच गया, ठीक है। अब मिलिट्री का जो एस्पेक्ट है ना, उसके अंदर आपको किसके साथ कंपटीशन करना है? आपको करना है यूएसए के साथ में कंपटीशन। तो आप यूएसए के साथ कंपटीशन कैसे कर रहे हो? आर्म रेस और के साथ में आप कंपटीशन कर रहे हो। अब आर्म रेस का मतलब क्या होता है? आर्म रेस का मतलब होता है कि आपके पास मान लो 5 बंदूक है, ठीक है, दूसरे के पास 8 हो गई, फिर आप सोच रहे हो नहीं मेरे को इससे आगे निकलना, आप 10 कर रहे हो, फिर वो आपके पास 10 होगी, उसने देखा उसने 20 कर ली, फिर आप 30 कर रहे हो। ऐसे कर करके मतलब हथियारों की दौड़ शुरू हो गई। और जब हथियारों की दौड़ शुरू हो गई, आप हथियार इकट्ठे करते जा रहे हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो आपके जो रिसोर्सेज हैं उसके साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मतलब आप ज़्यादा पैसा अगर हथियारों को खरीदने और हथियारों को बनाने पे लगाओगे, तो इसका मतलब है कि आप अपने देश के लोगों के लिए वेलफेयर, सोशल वेलफेयर का काम तो नहीं कर पाओगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो नहीं होगा, एसेट इकट्ठे नहीं कर पाओगे, लोगों को स्किल नहीं दे पाओगे, लोग अनपढ़ रहेंगे, या लोग मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें देखते हैं अभी। तो जब कोई भी देश ज्यादा आर्म रेस में भागेगा ना, तो वो दूसरी तरफ डिक्लाइन तो करेगा। competed with the US in the arm race but at significant economic cost। economic cost का मतलब क्या है? कि आपका बहुत सारा पैसा वेस्ट हो गया। और पैसा मतलब आपके रिसोर्सेज मतलब आपका आयरन, स्टील, एनर्जी, ठीक है, या मेडिकल फैसिलिटी, या आप टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आप पैसा नहीं इन्वेस्ट कर पा रहे हो। तो एक तरह से आप आर्म रेस के अंदर, तो और यही तो अमेरिका चाहता था कि सारा का सारा ये पैसा आर्म रेस के अंदर लगाए, तो दूसरी चीज़ों में इसको फिर कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। तीसरी, लैग्ड बिहाइंड द वेस्ट इन टेक्नोलॉजी। अब देखो ध्यान से, अब मैंने यही बात बताई ना कि टेक्नोलॉजी में पीछे रह गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पीछे रह गया, एड्रेसिंग सिटीजन एस्पिरेशन, लोगों की जो इच्छाएं थी वो तो एड्रेस कर ही नहीं पाया ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है। अब फोर्थ जो पॉइंट है वो है सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान 1979 वीकेंड द सिस्टम। अब यहाँ तो हथियार बना रहा था और अफगानिस्तान के अंदर भी युद्ध चल रहा था अमेरिका के खिलाफ। इसका अमेरिका बोल रहा था कि हम कंट्रोल करेंगे अफगानिस्तान को, मतलब ऐसा नहीं बोला, बट हिडन इंटेंशन थे कुछ अमेरिका के, ठीक है। वो जब हम अफगानिस्तान के बारे में कभी पढ़ेंगे तब उसके बारे में देखेंगे। खैर, अभी आपको इतना ही याद रखना है कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन मीन्स यूएसएसआर के टूटने का कारण क्या था, आपको बस ये देखना है। तो ये चैलेंज क्या थे, ठीक है ना। तो सोवियत ने इन्वेजन किया किसके ऊपर? अफगानिस्तान के ऊपर 1979 में। हालांकि सोवियत ने इन्वेजन किया नहीं, लेकिन ये बुक में लिख रखा है तो हम लोगों को तो पढ़ना ही है। ये सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, ये जो टर्म है ना, ये दिया गया है अमेरिका के द्वारा, ठीक है। हालांकि वो तो अपनी आइडियोलॉजी ही सेपरेट कर रहा था। कौन कर रहा था?
यूएसएसआर। लेकिन ये अमेरिका ने वहाँ के लोगों को भड़काया ये बोल के कि भाई अफगानिस्तान के ऊपर यूएसएसआर ने कब्जा कर लिया है 1979 में। ये चीज़ कभी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में क्या है, इकोनॉमी फाल्टर्ड इन द लेट 1970s बिकेम स्टैग्नेंट। अब मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप आर्म रेस के अंदर ज़्यादा किसी के साथ कंपटीशन करोगे तो आपको दूसरी चीज़ों में करना पड़ेगा कॉम्प्रोमाइज़। आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया तो अल्टीमेटली आपकी इकोनॉमी ही तो हैरेस होगी ना। तो ये सारी चीज़ें, अब इस इकोनॉमी कैसे हुई, इसके दो पॉइंट है। प्रोडक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी डिक्लाइन हो गई, आप इन्वेस्ट ही नहीं कर पा रहे हो ना दूसरी चीज़ों के अंदर, आप तो सिर्फ हथियार इकट्ठे करने में लगे हो। तो प्रोडक्टिविटी खत्म होगी, टेक्नोलॉजी खत्म हो गई, शॉर्टेज हो गई इन कंज्यूमर गुड्स एंड रिलायंस ऑन फूड इंपोर्ट्स। अब ना आप जो कंज्यूमर, जो लोगों को चाहिए ना, वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे हो अपने देश के अंदर। जब मान लो लोगों को चाहिए रोटी खाने के लिए, ठीक है, लोगों को चाहिए ब्रेड, और आप अपने देश के अंदर बना ही नहीं पा रहे हो ब्रेड, और आप तो बंदूकें बना रहे हो सिर्फ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको जो ब्रेड है वो तो कहीं बाहर से मंगवाना पड़ेगा। इसका मतलब आप निर्भर हो गए फूड इंपोर्ट के ऊपर। अगर आप फूड इंपोर्ट कर रहे हो तो इसके बदले में आपको पैसा देना पड़ेगा, पैसा आपके पास है नहीं। तो ये सारे कारण थे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो, हमने ये सारी चीज़ पढ़ी है, ठीक है। आपको अभी तक जो हमने पढ़ा ना उसके कीवर्ड देखने हैं, इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स है। आपको सिर्फ ये वर्ड्स अगर याद हैं, ये समझ आ रहे हैं, और एक इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। देखो, 1979 सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन, 1979 सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन पे मेरे ख्याल से आप काफ़ी पॉइंट लिख सकते हो। क्या क्या पॉइंट लिख सकते हो कि भाई सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन क्या चाहता था, सोशलिज्म चाहता था। सोशलिज्म चाहता था तो इसका मतलब देखो, पॉइंट टू पॉइंट जोड़ो। सोशलिज्म चाहता था, सोशलिज्म इगैलिटेरियन, इक्वल सोसाइटी, नो भेदभाव। अच्छा, किसके खिलाफ था, कैपिटलिज्म के, प्राइवेट होल्ड, इसके खिलाफ था, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी होल्डर के खिलाफ था। अच्छा, इसकी वजह से क्या क्या चीज़ें हुई, यूएस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, अब आगे इसके ऊपर आता है, लेकिन इस पे आपने 4 पॉइंट लिख दिए, ठीक है, ये आपको समझ आ गया। उसके बाद इगैलिटेरियन सोसाइटी, ये कब आया, जब 1917 का रिवॉल्यूशन आया, ठीक है। ये पॉइंट इससे जुड़ा है ना, 1917 का सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन है। सोशलिज्म वर्ड इससे जुड़ा, ये किसके खिलाफ है, कैपिटलिज्म के। कम्युनिस्ट पार्टी कौन है, जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन के बाद में सत्ता में आई, जो पावर के अंदर आई, कम्युनिस्ट पार्टी, सिंगल पार्टी, पॉलिटिकली स्टेबल, ठीक है। अच्छा, अब कम्युनिस्ट पार्टी ने आगे क्या किया, स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी बनाई, ठीक है। तो दो चीज़ें, आपको ग्लोबल पावर बनना, आपको 3 मेजर एस्पेक्ट होते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री, ठीक है। 2 चीज़ों में आप स्टेबल हो गए। अच्छा, सेकंड वर्ल्ड क्या है, सेकंड वर्ल्ड वो वर्ल्ड है जो यूएसएसआर बना 1945 के बाद में, सेकंड वर्ल्ड सोशलिस्ट ब्लॉक, ठीक है। अच्छा, वॉरशो पैक्ट क्या है, वॉरशो पैक्ट, वॉरशो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, WTO, जिसका नाम वॉरशो पैक्ट है। इसका नाम वॉरशो पैक्ट क्यों रखा गया है, क्योंकि WTO ऑलरेडी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो जस्ट टू इग्नोर द कंफ्यूजन हम लोगों ने वॉरशो पैक्ट बनाया। ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन आप लोगों को बता दिया, ये एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, ठीक है। इन्होंने रेस्ट्रिक्ट किया लोगों की एस्पिरेशंस को। लैक ऑफ डेमोक्रेसी क्यों हुई, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन नेचर की वजह से हुई। किसकी हुई, ये 15 रिपब्लिक की हुई। 15 रिपब्लिक कौन है, जो यूएसएसआर के अंदर थे, किसको छोड़ के, रसिया को छोड़ के। सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान 1979 1979 के अंदर हुआ। सोवियत का मतलब यूएसएसआर, इन्वेजन का मतलब उस पर हमला, आक्रमण, कंट्रोल करना अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है। अच्छा, आर्म रेस, आर्म रेस जब हथियारों की दौड़ हो, ये चीज़ आपको समझ आ गई। स्टैग्नेंट इकोनॉमी, जब आपकी इकोनॉमी फंक्शन करना बंद कर दे, जब आपकी इकोनॉमी आगे बढ़ना बंद कर दे, उसको स्टैग्नेंट इकोनॉमी बोलेंगे। स्टैग्नेंट इकोनॉमी कब होगी, जब आप आर्म रेस के अंदर इन्वॉल्व हो जाओगे, आपका ध्यान दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा हो जाएगा, ना कि अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ाने पे हो। तो स्टैग्नेंट इकोनॉमी। फूड इंपोर्ट क्यों करना पड़ा, बिकॉज ऑफ स्टैग्नेंट इकोनॉमी, आपका ध्यान आर्म रेस के ऊपर था, तो आपको रिलायंस मतलब निर्भर होना पड़ा किस पे, फूड इंपोर्ट पे, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल लैग क्यों हुआ, क्योंकि आपका ध्यान आर्म रेस पे था, ठीक है, आप दूसरी चीज़ों पे पैसा इन्वेस्ट ही नहीं कर पाए। इसकी वजह से क्या हुआ, लोगों की एस्पिरेशन पूरी नहीं हो पा रही थी, उसकी वजह से लोगों के अंदर डिसकंटेंट की भावना आई, लोगों की जो
एस्पिरेशन थी वो सप्रेस कर दी जा रही थी। किसके द्वारा कर दी जा रही थी? ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन। अब ये जो वर्ड्स है ना, ये आपको समझ आ गए तो काम हो गया, बस सिंपल तो है बिल्कुल। अब क्वेश्चन देखते हैं। अब अगर आपने जितना मैंने बताया वो, ये क्वेश्चन को अगर आप सोल्व करने की सिचुएशन में होना तो आपकी क्लास प्रोडक्टिव थी, एफिशिएंट थी। अगर आपको समझ नहीं आया, या तो आपका ध्यान नहीं था, या फिर मैंने बढ़िया नहीं पढ़ाया, ठीक है, दो ही ऑप्शन है। अब देखो, वाई डिड द सोवियत सिस्टम, सो सोवियत सिस्टम मतलब, अब देखो समझते चलो, सोवियत सिस्टम हमेशा यूएसएसआर बिकेम स्टेगनेंट, स्टेगनेंट मतलब रुक गया, कमजोर पड़ गया, एकदम ठप हो गया, ठीक है, एंड इवेंचुअली डिक्लाइन, धीरे धीरे स्टेगनेंट हो रहा है, प्रोग्रेस रुक गई, और इवेंचुअली डिक्लाइन, एकदम से डिक्लाइन हो गया, डिस्पाइट बीइंग ए ग्लोबल पावर पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू। अब आपको इस क्वेश्चन को समझो, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया तो आपका आधा काम हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूछ रहा है कि भाई सोवियत सिस्टम तो ग्लोबल पावर था, और उसके बावजूद भी उसकी इकोनॉमी डिक्लाइन हो गई और स्टेगनेंट थी, क्यों थी? क्योंकि वो आर्म रेस के अंदर इन्वॉल्व था, उसका पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल तो था, लेकिन स्टेबल किसकी एवज में था? मतलब किसके साथ? ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल स्टेबल हो गया, बिल्कुल स्ट्रिक्ट होके आपने एक पॉलिटिकल सिस्टम बना लिया ना, तो अंदर ही अंदर लोग तो खुश नहीं है ना उस चीज से। जब लोग खुश नहीं है तो लोगों के अंदर डिसकंटेंट आ गया। तो ये सारी चीजें, ये क्वेश्चन को आप बिल्कुल इजीली कर सकते हो, ठीक है।